वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी गाइस। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 69 टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भी कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो लिटरेचर से रिलेटिव या फिर ग्रामर से, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। जैसे कि DT प्लस भी हो गया, अल्टी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देख लेते हैं कि क्या खास है आज की वीडियो में। इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं आप चैनल पे, और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना है गाइस। और एक लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताना है कि 22 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आपने गेन किया है। चलिए देखते हैं क्या खास है। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ही हु वॉज लिविंग इज़ नाउ डेड, वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग, विद आ लिटिल पेशेंस। तो आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ की है और किसकी है। तो गाइस की बात करें तो ये ऑप्शन सी होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि क्राइस्ट। तो क्राइस्ट जो है TS इलियट के वेस्टलैंड का ये है। TS इलियट की जो द वेस्टलैंड, इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है द वेस्ट लैंड। तो उसी का गाइज ये लाइंस हैं, उसी की लाइंस हैं ये। और किसने बोली हैं? क्राइस्ट ने बोली हैं। क्राइस्ट के द्वारा इन लाइंस को बोला गया है। कब आया था ये? 1922 में आई थी, ये भी ध्यान रखना है। कब आई थी ये? 1929 में आई थी। 5 सेक्शन थे इसके अंदर। और ये जो लाइन आती है ये आती है व्हाट द थंडर सेड वाले इसके सेक्शन में। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो TS इलियट का लाइफ स्पेन अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या था TS इलियट का लाइफ स्पेन। अगर इसकी बात करें तो 1888 में जो है ये पैदा हुए थे। 1 सेकेंड, हाँ 1888 में पैदा हुए थे और 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनका लाइफ स्पेन था। और जो आंसर है वो क्राइस्ट के द्वारा बोला गया है, वेस्टलैंड में बोला गया है, जो कि 1922 में आई थी। ठीक है। TS Eliot's murder in the cathedral drew on an eyewitness to the event, a clerk named। तो एक इवेंट पे यहाँ पे आई विटनेस माना जाता है इनके एक वर्क को। TS इलियट के मर्डर इन कैथेड्रल नाम का इनका एक वर्क है उसको। तो उसमें जो है एक क्लर्क है, उसका नाम आपको बताना है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एडवर्ड ग्रीम। एडवर्ड ग्रीम नाम का ये यहाँ पर जो है एक क्लर्क है। और सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया था 1935 में। ठीक है, 1935 में। और ये कब आया था? कैथेड्रल का ये जो ड्रामा है ये कब आया था? रेन ऑफ हेनरी सेकंड। और उसी की इसमें बात होती है। तो यहीं पे इतना काफ़ी है हमारे लिए। TS Eliot's phrase dissociation of sensibility occurs in his essay entitled। TS Eliot ने एक बहुत ही मतलब एक हमें फ्रेज दी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये किस प्ले में, मतलब किस इनके प्ले में जो है हमें देखने को मिलती है, या फिर नॉवल कुछ भी कह लीजिए, या फिर ऐसे कौन से इनके एस्से में हमको जो है ये मिलती है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये जो है डी ऑप्शन होगा, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्स, द मेटाफिजिकल पोएट्स। और मेटाफिजिकल पोएट्स जो है इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, द मदर टंग ऑफ कमला दास। आपको बताना है कि कमला दास जो कि एक इंडियन पोएटेस रही हैं, तो कमला दास का आपको बताना है इनकी लैंग्वेज क्या थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मलयालम होगा, यहाँ मलयालम। ठीक है, मलयालम जो थी इनकी लैंग्वेज मानी जाती है। चलिए, व्हाट डज मुल्क राजानंद सेटाई राइज इन कूली। कूली नाम का इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है गाइस, और मुल्क राज आनंद का। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो वर्क है इसमें किसको सटाइराइज किया गया है, इस वर्क में किसको सटाइराइज किया गया है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा यहाँ पे। तो कुली में किसकी बात हो रही है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल, कि पुअर पीपल्स का जो है, सॉरी पीपल्स कह रही, पीपल्स नहीं होता है, ओनली पीपल होता है। तो पीपल का जो है पुअर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, तो ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। ये प्ले जो था इनका 1935 में आया था, कूली, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मुन्नू नाम का 14 साल का लड़का था इसमें, और इसी का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है जगह जगह पे वही इसमें दिखाया गया है पूरी स्टोरी। हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट इन निसिम इजेकियल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो बताना ये है कि जो उसको जो है मर को जब स्कॉर्पियन ने काट लिया तो कितने घंटे बाद उसको जो है रिलीफ मिला उस पॉइजन से। तो कितना लंबा खींचा ये टाइम, और तो ये जो 20 आवर्स, ठीक है, 20
घंटे तक लगातार उसको जो है पेन बियर करना पड़ा और कम से कम 20 घंटे में जाकर जो है वो चीज़ थोड़ा कम हुई। ठीक है, कब आया था ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? 1965 में। और फिलॉसफी नाम का इनका एक वर्क भी जो है 1965 में ही आया था निसिम इज़ेकिएल का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। 2 रोड जो हैं वो डाइवर्स्ड हैं, ठीक है, जंगल की तरफ। जैसे आप खड़े होते हैं ना, जिसको कहते हैं कि एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, एक रास्ता जो है दूसरी तरफ जा रहा है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मुझको एक ऐसा रास्ता लेना है जिस पे बहुत ही कम चला गया है। तो वो कैसे अंदाज़ा लगा रहा है? क्योंकि घास फूस बहुत ज़्यादा खड़ी हुई होती हैं जो रास्ते पे कम चला गया होता है, तो वो उसी को जो है वो ही उसने जो है ले लिया जो रास्ता कम चला गया है। तो इसमें जो है ये किसकी पोयम है और कहाँ की है? तो गाइज इस पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, क्या है इस पोयम का नाम? कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? एक सेकेंड गाइज, अच्छा नहीं, कुछ नहीं छोड़ा है, चलिए। हाँ, ये है 2 रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड, ये बताया था मैंने। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है ये पोयम, बहुत ही प्यारी पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है लाइफ स्पैन क्या रहा है? 1874 से लेके 1963। ठीक है, 1963, 1874 से लेकर के 1963 जो है इनका टाइम स्पेन रहा। और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसकी बात हो रही है, तो उसमें जो है ये द रोड नॉट टेकन, ठीक है, द रोड नॉट टेकन, ये इनकी बहुत ही प्यारी पोएम थी जो 1920 में आई थी, 1920 में आई थी। उसी में से ये जो है पैराग्राफ लिया, ये लाइन्स ली गई हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिस टू कीप। तो ये तो बहुत ही फेमस है। तो ये जो है ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। और कौन सी पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये वाली जो अभी हमने ये है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये आई थी 1922 में। जिसकी अभी हमने बात की द रोड नॉट टेकन, वो 1920 में आई थी। और उसके जस्ट 2 साल बाद जो है ये आई, कौन सी? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। कहा जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो हमेशा जो है इसकी एक 4 लाइन्स को जो है लिख के रखा करते थे अपने पिलो के नीचे। तो जब उनकी डेथ हुई तब भी वहाँ पे हमको वो 4 लाइन मिली लिखी हुई। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। तो ये लाइंस जो हैं किसकी हैं और कहाँ की हैं? तो इनकी बात करें, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार और शेड्स ऑफ नाइट किसको कहा गया है? तो ये जो है ये बी ऑप्शन होगा इसमें, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। और ये पोएम किसके लिए लिखी गई है? अब्राहम लिंकन के लिए लिखी गई है 1865 में। 1865 में अब्राहम लिंकन के लिए पोएम लिखी गई है। ये एक एलिजी है अब्राहम लिंकन की डेथ पर। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। विच पोएम इज नॉट बाय वॉल्ट विटमैन? इनमें से कौन सी पोएम वॉल्ट विटमैन की नहीं है? व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड, डिस्टेंट लाइकनेस, ये तो है, सॉरी अभी मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोला ना आपको पीछे, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नहीं है गाइस। हाँ, ये आपकी ओ कैप्टन माई कैप्टन भी और व्हेन लिलैक्स लास्ट डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये तीनों की तीनों पोएम किसकी हैं? वॉल्ट विटमैन की, राइट। और ये जो अभी हमने बात की है, हाँ, तो कौन सी इनमें से इनकी नहीं है? तो गाइज डिस्टेंट लाइकनेस जो है ये बी ऑप्शन जो है ये इनका नहीं है, बाकी सारी की सारी इन्हीं की है। ठीक है, बी ऑप्शन इनका नहीं है, ये जो है ये वॉल्ट विटमैन की नहीं है। ठीक है, ये एक पॉल बेली नाम के एक पोएट हैं, उनकी है। चलिए, सैंटियागो इज़ अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, सैंटियागो नाम का कैरेक्टर किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे का कैरेक्टर है, बी ऑप्शन होगा। और कौन से उसमें है ये नॉवल है इनका द ओल्ड मैन एट द सी, जिसमें सैंटियागो नाम का कैरेक्टर है, एक फिश पकड़ने वाला है इसमें, ये फिशरमैन है। और ये जो है 84 डेज़ तक स्ट्रगल करता है एक फ़िश को पकड़ने के लिए, मार्लिन नाम की फ़िश को पकड़ने के लिए 84 डेज़ तक ये स्ट्रगल करता है। बूढ़ा व्यक्ति है बहुत ज़्यादा। और ये आया था 1952 में। ठीक है, 1952 में ये नॉवल आया था और 1954 में इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी याद रखना। अच्छा, इनका लाइफ स्पेन क्या था हेमिंगवे का? 1899 में पैदा हुए थे और हाँ 1961 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। 1899 में बॉर्न और 1961 में डेथ। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
हु सेड दैट ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स इन हिज एमोरस पोएम? किसने ऐसा कहा कि ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स इन हिज एमोरस पोएम्स? तो ये जो कहना है ये है किसका? ड्राइडन का। ठीक है, जॉन ड्राइडन का कहना है ऐसा। किसमें कहा? डिस्कोर्स कंसर्निंग सेटायर में 1693 में इनका एक वर्क आया था उसमें। चलिए, और मेटाफिजिकल जो है उसका सबसे पहले यूज़ किसने किया? डॉक्टर जॉनसन ने। ये भी याद रखना है, डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल नाम इसका वर्ड का यूज़ किया है, और ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स ये लाइन बोली है जॉन ड्राइडन ने। ठीक है। द एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज आर समटाइम्स कॉल्ड, एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज को कभी कभी क्या कहा जाता था? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स नहीं, हिस्टोरिकल प्लेज कहा जाता था। क्रॉनिकल से मतलब ही गाइज क्या है? हिस्ट्री प्लेज है, क्योंकि हिस्ट्री ही होती है क्रॉनिकल्स में, टाइम की बात की जाती है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो इस टाइप से जो है इनको हिस्टोरिकल ही बोला जाएगा। चलिए, द टर्म कॉमेडी ऑफ मिनैक्स इज एसोसिएटेड विद, ये जो कॉमेडी ऑफ मिनैक है ये किससे एसोसिएटेड है? तो हैरोल्ड पिंटर की बात करेंगे। हैरोल्ड पिंटर का आपने सुना है? हैरोल्ड पिंटर का, ठीक है, ये इनके बहुत ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, बर्थडे पार्टी नाम का इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर वो नॉवल आपने पढ़ा हो बर्थडे पार्टी तो बहुत ही बेहतरीन है गाइस। और भी 2-3 हैं इनके जो काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। हैरोल्ड पिंटर जो थे कॉमेडी ऑफ मिनैक्स के लिए जाने जाते हैं। हुज पोएम द पाइलन गिव द निकनेम पाइलन पोएट्स, द पाइलन नाम की किसकी पोएम है जिसने ये निकनेम दिया, पाइलन पोएट्स नाम का निकनेम दिया पोएट्स को, और कब? ऑफ 1930s के ये पोएट्स रहे हैं, इनको जो है पाइलन पोएट्स का नेम दिया। तो डी ऑप्शन यानी कि स्टीफन स्पेंडर नाम के पोएट रहे हैं। द पाइलन नाम की इनकी पोएम थी, और इसी की वजह से 1930s के पोएट्स को जो है पाइलन पोएट्स कहा गया। रिप की आपको बतानी है पास्ट पार्टिसिपल, तो रिप की पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी रिप्ड। ठीक है, आगे है ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट, उसने कहा कि वह खाने जा रहा था। तो इसमें कौन सा सेंटेंस है? क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बताने में। बिसीज की आपको जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है। मैं आपको बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल होती है सेकंड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं वर्ब की, तो वही होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये जो है बी ऑप्शन, हाँ एक मिनट, बिसीजिंग थोड़ी, ये हो जाएगा आपका सी, बिसॉट जो है सेकंड फॉर्म होती है बिसीज की। ठीक है, चलिए, टिमोरस का मतलब बताइए आप क्या होता है? अप टू डेट होता है, ब्राइट, टिमिड या फिर नन? तो इसमें हो जाएगा टिमिड यानी कि कायर। ठीक है, कावर्ड होता है, टिमोरस होता है, पुसिलैनिमस होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। चलिए, इनविंसिबल का मीनिंग क्या होता है? इनविंसिबल का मीनिंग बताना है आपको। तो इनविंसिबल का मीनिंग होता है गाइस जिसको विन ना किया जा सके, राइट, जिसको विन नहीं किया जा सकता, यानी कि अनकॉन्करेबल। ठीक है, जो कभी नहीं हराया जा सके जिसको, ठीक है, कभी नहीं हराया जा सके जिसको, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनकॉन्करेबल, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑन द अलर्ट का मतलब क्या है? रेडी टू एक्ट, डिपेंड ऑन पुलिस, डिपेंड ऑन अदर्स या फिर नन? तो इसमें हो जाएगा आपका रेडी टू एक्ट, है ना, जो काम करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं। ओके। अपैथेटिक का होता है क्या? हॉस्टाइल होता है, कैलस, रिपल्सिव या फिर ऑमिनस? तो कैलस हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसका हो जाएगा कैलस। अपैथेटिक का हो जाएगा कैलस, यानी कि हाँ, इसका मतलब होता है फीलिंग और शोविंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। मतलब हमें किसी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हम नहीं दिखाते हैं तो उसी को कहते हैं अपैथेटिक, यानी कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना होना, ऐसे ही ऊपरी निगाह से ही उसको देखना या फिर ऐसे ही फील करना। ठीक है, इंटरेस्ट अच्छी ना लगे वो चीज़, तो उसी को कहते हैं। मतलब ना ये सोचना कि अच्छा है, ना ये सोचना कि बुरा है, बस थोड़ा
ऐसे ही रहें न्यूट्रल। ओके, तो ये थे गाइज आज के हमारे 22 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए जो है पुरानी वीडियोज़ को, पुराने प्रैक्टिस सेशंस को, जो नए जुड़े हैं मेरे साथ उनको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। बाय, टेक केयर गाइज।